नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो घटना चक्र पॉलिटी, जिसमें हम स्टेट, पीसीएस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारी सीरीज चल रही है। और इसमें ईओ, आरओ और आरएस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएँ, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संवैधानिक संशोधन। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अनुच्छेद कथन और कारण दे रखे हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और इसका कारण है संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। और कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। मतलब इसका जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है। तो 368 वाला आर्टिकल याद रखना है। इसके अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। संसद जो है भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है संसद। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। अतः दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्ट व्याख्या करता है। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। वो कौन सा विधेयक है? ठीक है। और इसको अलग अलग दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी। तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब दोनों सदनों से अलग अलग विधेयक पारित होगा। कौन सा? संविधान संशोधन का विधेयक जो होगा अलग अलग दोनों सदनों से पारित होना, विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। ठीक है। या तो आधे से अधिक सदस्य होने चाहिए बहुमत के लिए, या फिर उपस्थित जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो 368 इसके प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है संविधान के अंदर। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के द्वारा की जा सकती है? तो 368 के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संशोधन की पहल किसमें की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या संसद के किसी एक सदन में? तो पहल मतलब स्टार्टिंग अपन करेंगे तो वो किसी भी एक सदन में की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के किसी भी एक सदन में पहल की जा सकती है किसकी? संविधान संशोधन की। तो संविधान के भारत के जो संविधान है इसमें संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन या तो राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368(2) में किया गया है। ठीक है। तो ये पहल किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी उसमें की जा सकती है। ठीक है। राज्यसभा में भी की जा सकती है या लोकसभा में भी, किसी भी सदन में की जा सकती है। तो जो इसका उल्लेख है वो है 368 के 2।
368(2) में किया गया है। किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब जानिए, या तो जो उनकी सदस्य संख्या है उसका 50% से अधिक होना चाहिए, या फिर उपस्थित और मतदान देने वाले जो भी, मतदान में भाग लेने वाले जो भी है सदस्य, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगला है, इसी में है कि जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इसको लिया गया है, ये भी याद रखिए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इंडिया में कहाँ से ली गई है, ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है पहल कहाँ से की जा सकती है, तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन से पहल की जा सकती है। तो जो विधेयक है वो लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, कोई से में भी लाया जा सकता है विधेयक को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा या विधानमंडलों के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो उपक्रमण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो या तो राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है, या लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) इसके उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद के द्वारा पारित होने के बाद राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा समर्थन के लिए आता है, तो संविधान संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा जो है संकल्प अस्वीकार कर सकती है, या ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है 368(2) इसके उपबंधों के तहत अगर कोई विधेयक भारत की संसद के द्वारा पारित हो गया और उसके बाद राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प के द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो क्या विधानसभा क्या कर सकती है, तो उसको पारित भी कर सकती है, उसको अस्वीकार भी कर सकती है, या जो है ऐसे संकल्प में कोई भी संशोधन प्रस्तावित भी नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर तीनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ए, बी और सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने हेतु विधेयक के भारत की संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्पित किया जाए, ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले क्या अपेक्षा की जाती है कि आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा उस विधेयक को समर्थित किया जाए। आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, और ऐसे संकल्प में विधानसभा के द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों हमारे इसमें ऑप्शन में थे, तो तीनों राइट हो जाएंगे इसमें। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संस्तुति आवश्यक है। तो कौन से विषयों पर, ठीक है, विषय पूछ रहा है ये, तो कौन से विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य के जो विधानमंडल है इनके द्वारा संतुष्टि आवश्यक है। तो संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए भी, और इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण एवं राज्यों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन, इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की संपुष्टि आवश्यक है। तीसरे वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी, इसमें तीसरे वाला ऑप्शन भी सही है, चौथे वाला गलत है, आंसर गलत है इसमें। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है,
तो तीनों के लिए क्या आवश्यक है? संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के विषय में, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में। लेकिन नए राज्यों के निर्माण और राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन अपने आप गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, संविधान कर सकता है। उसके लिए आधे राज्यों की संपुष्टि आवश्यक नहीं है। तो भारतीय संविधान नम्य और परिवर्तनशील है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि नम्य और परिवर्तनशील है भारतीय संविधान। इसमें आवश्यकतानुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। एक तो है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। तो 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा कैसे किया जाता है? संविधान में कुछ प्रावधान है जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, ठीक है, कुछ प्रावधान है संविधान के अंदर। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जा सकता, जैसे राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि और कमी करने वाले जो संशोधन है आदि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। तो ये जो है सारे प्रावधान है ये साधारण बहुमत के द्वारा पारित किए जा सकते हैं, ठीक है, या इनके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये जो संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है इनको। जैसे साधारण बहुमत के अंदर जो भी आपको चेंजेस करोगे वो संविधान संशोधन का पार्ट नहीं होगा। जैसे किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसकी सीमा का निर्धारण करना है, या विधान परिषद का सृजन करना है, या राष्ट्रपति, राज्यपाल की सैलरी वगैरह इनको बढ़ाना है, घटाना है, तो ये साधारण बहुमत से किए जाते हैं। इसके बाद में है दूसरा विशेष बहुमत। तो ये है अनुच्छेद 368(2) है। इसकी प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित में मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। इससे विधेयक पारित करके संविधान के अधिकांशतः अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। तो इसको माना जाएगा संविधान का संशोधन। तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। 368(2) के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संविधान के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तो आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है किसी विषय में, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, उसकी प्रक्रिया हुई, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, उसके लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान हुए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति हुई और उसकी प्रक्रिया हुई, ठीक है। संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा या विभाजन हुआ, और 7वीं सूची में वर्णित जो विषय है उनकी प्रविष्टि, माल एवं सेवा कर, जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान, ये सारे किसके अंदर इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है, ठीक है। विशेष बहुमत और राज्य का अनुमोदन मतलब कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तो ये विषय है, ये याद रख लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन में उसकी प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्य के विषय के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, और 7वीं अनुसूची में जो वर्णित सूचियों की प्रविष्टि हुई, माल, जीएसटी हुआ, जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 279A के अंतर्गत आते हैं ये। तो ये सारे इसके अंदर राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन में ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो कौन कौन से हैं? अभी हमने पढ़े हैं ऊपर, तो बताइए कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो
इसमें से जो है 1, 2 एंड 3 ये आते हैं किसके, इसके लिए आवश्यक है राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, तो ये तीनों के लिए आवश्यक है राज्य कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक और पुनः स्थापना के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। सेकंड है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो दोनों में से कौन से कथन सही है? तो ये दोनों ही गलत है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368(2) इसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, अतः कथन एक गलत है। संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्पित होना चाहिए। संघीय चरित्र में अगर परिवर्तन कर रहे हो आप तो उससे संबंधित जो भी संशोधन है कम से कम आधे राज्यों का से अनुसमर्पित वो होना चाहिए, न कि सभी राज्य विधानमंडलों के द्वारा। तो ये दोनों ही कथन गलत है इस तरीके से। इसमें सभी राज्य दे रखा था तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये किसी भी सदन में किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संबंध में तो केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति का कार्यकाल, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा और संसद के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो सुमेलित नहीं है कौन सा है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ये नहीं आता है एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। एक है केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, ये भी नहीं आता है, और एक है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विषय विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इनमें से कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया बगैर राज्यों के अनुसमर्थन के किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारे की बात हुई, राष्ट्रपति का कार्यकाल हुआ या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ, तो ये जो सारे हैं, जैसे राष्ट्रपति की योग्यता हुई, राष्ट्रपति के पद की शर्तें हुई, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं ये सारे। ठीक है, तो इनमें कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो सारे विषय है ये संसद के द्वारा अपने आप पारित किए जा सकते हैं, ये विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा के द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया गया हो। ठीक है, लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन उसको उच्च सदन के अंदर अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा? विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाएगा, या उच्च सदन के द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो जैसे लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में उसको अस्वीकार कर दिया गया, तो जो विधेयक जो है वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है।
तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। किसी एक सदन के द्वारा पारित होने तथा दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से क्या माना जाता है, समाप्त माना जाता है। कोई भी एक विधेयक अगर उसको रिजेक्ट कर देगा तो उसको समाप्त माना जाता है। क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, इसकी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये दोनों राइट है। तो 368 के अंदर संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। निषेधाधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 368(2) और इसके तहत संविधान संशोधन की 2 विधियां दी गई है। 2 विधियां कौन कौन सी है? पहली है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा, और दूसरा है, पहला तो ये है कम से कम 2/3 का बहुमत होना चाहिए, और दूसरा है इस प्रकार पारित संशोधन विधेयक के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब कोई से भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है, या तो राज्यसभा से या लोकसभा से इसको प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति हो गई अगर, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है इसमें नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति भी देनी होगी, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब राष्ट्रपति चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकता, निषेधाधिकार उसको प्राप्त नहीं है, मतलब मना नहीं कर सकता वो संविधान में संशोधन से। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है? ठीक है, तो वीटो करने की शक्ति थी पहले राष्ट्रपति की, सहमति देनी होगी, इस शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है? तो 24वें संशोधन के द्वारा ये वीटो वाली शक्ति जो है छीन ली गई है। तो संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम आया था 1971 के अंदर, और अनुच्छेद 368 के खंड 2 इसमें संशोधन करके संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया है। राष्ट्रपति जैसे 24वां संविधान संशोधन आया था उससे पहले राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार था, वो इसके अंदर छीन लिया गया। अनुच्छेद 368(2) इसके अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान जो है उस विधेयक के निर्बंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में कहाँ पर आता है? राष्ट्रपति के पास आता है। परंतु कतिपय मामलों में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों के द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। मतलब कुछ कुछ मामलों के अंदर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के समक्ष जो संविधान संशोधन का विधेयक है उसको प्रस्तुत करने से पहले आधे राज्यों की स्वीकृति लेना अपेक्षित रहता है, आवश्यक होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसके द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो दोनों बार ही किया गया था, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा भी किया गया था और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भी संशोधित किया गया था। तो दोनों सही है इसमें ऑप्शन। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 इसके द्वारा भाग 20 इसके संविधान के संशोधन संबंधी अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के साथ संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति जोड़ी गई। तो इसमें क्या जोड़ी गई? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति जोड़ी गई और राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य बनाया गया। मतलब 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति छीन ली गई थी और उसको विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य बनाया गया था। किसके द्वारा? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। इसके अतिरिक्त इसी संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड 3 इसके तहत यह प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। तो अनुच्छेद 13 के विषय में भी इसमें लिखा गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ये था 2016 का। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में परंतु के भाग के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 279 के इसको शामिल करके माल और सेवा कर परिषद संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित किया गया। तो जीएसटी संबंधी जो प्रावधान है उसके अंदर कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी अपेक्षित किया गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट बिल कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक मतलब अमेंडमेंट बिल। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत पेश किया गया था और यह पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ था। 1951 में जून में हुआ था, मई में तो आया था ये और जून में अधिनियम बनाया गया था इसको। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 141, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया। तो ये जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था 1951 का, इसके अंदर देखो 15 के अंदर संविधान में संशोधन किया गया, 19 के अंदर किया गया, 85 में किया गया, इसके बाद में 87 में किया गया, 174 में किया गया, 176 में, 341 में, 342 में, 372 में और 376 के अंदर। तथा दो नए अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए? 31 क और 31 ख। ठीक है, इसके अलावा दो अनुच्छेद और 9वीं अनुसूची को, और 9वीं अनुसूची भी इसी के साथ जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? तो 1951 का जो विधेयक था प्रथम संशोधन विधेयक, ये किससे संबंधित था? फर्स्ट अमेंडमेंट बिल आया था 1951, जनवरी 51 में आया था और मई से ये जो है अधिनियम बन गया था। तो संबंधित था ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31 क और 31 ख, और 9वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था इसके द्वारा, ताकि कुछ राज्यों में कृषि और जो कृषि संबंधी सुधार है उसके संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। ठीक है, तो इसके लिए ये जो 9वीं अनुसूची लाई गई थी वो किसके लिए लाई गई थी? कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित कब हुई? तो पहले संविधान संशोधन में ही परिवर्तित हो गई थी 9वीं अनुसूची, और ये किससे संबंधित थी? कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित थी।
अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे। ठीक है, यह कब अंत स्थापित किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको अंत स्थापित किया गया था? भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे। तो ये 15वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1963, ठीक है, 1963 के अंतर्गत इसको अंत स्थापित किया गया था। तो अनुच्छेद है ये 124(2)(a), इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे। नेक्स्ट है भारतीय जो रियासत है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब हुई थी? तो भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार है और प्रीवी पर्स है, इनकी समाप्ति हुई थी 1971 के अंदर। ठीक है, तो 1971 में हुई थी भारतीय शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तो काल के अंदर वर्ष 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 क में क्या है? देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रीवी पर्सों का अंत, ये अंत स्थापित किया गया था 1971 का जो 1971 में। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में किया गया? 363 के अंदर। और अनुच्छेद 291 शासकों के प्रीवी पर्सों की राशि और अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार का निरसन कर भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति की गई थी। तो कब की गई थी? ये 1971 में, याद रखिए। अगला है निम्नांकित संविधान संशोधनों को सम्मिलित करना है 13वां, 18वां, 39वां और 52वां। तो इसमें सम्मिलित बताना है कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 13वां। तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड के बारे में है ये। इसके बाद में 18वां है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 39वां संविधान संशोधन है जो ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। इसके बाद में 52वां संविधान संशोधन है, ये है राज्यों को पुनर्स्थापित किया जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये करेक्ट मैच है। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से है। 18वां राज्यों को पुनः परिभाषित किया जाना। 39वां है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और इसके बाद में है 52वां, ये है दल बदल अधिनियम। ठीक है, तो इसमें अपने गलत कर दिया इसको थोड़ा सा। इसके अंदर 52वां संविधान संशोधन है दल बदल से संबंधित, ध्यान रखना। और 39वां है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं डी जा सकेगी। और 18वां है राज्यों को पूरा स्थापित किया जाना। और 13वां है नागालैंड से। तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है ये। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। तो ये जो इनको सम्मिलित करना है आपस में। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति और परिसीमन ये है 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, ये हुआ 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिए ये सारे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है संविधान। तो हम इसका डायरेक्ट राइट आंसर देख लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखिए 69वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिल्ली को क्या दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। 75वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई थी। 80वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। 83वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। ठीक है, तो 83वां संविधान संशोधन है ये। तो इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 81वां संविधान संशोधन 2000, 91वां, 97वां और 99वां। तो सुमेलित करना है कौन से सही है इसमें। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 9(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधानित किया गया, तो ये किया गया था 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा। दूसरा है रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का संरक्षण। ठीक है, रिक्तियों का जो बैकलॉग है उसको भरने में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का संरक्षण, तो ये किया गया है 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। इसके बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, तो ये किया गया है 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। और मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, ये किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो 19 के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, तो ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। इसके बाद में रिक्तियों को बैकलॉग से भरने में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान, ये 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, ये 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। और मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जा सकता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, तो इसमें क्या है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया और इसमें अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित मतलब संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 के में इसका वर्णन किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, परंतु वर्तमान में जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 से इनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, इन्हें मूलतः कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और ये कब हिस्सा बने थे, ये बने थे 1942वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया। ठीक है, और भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की
स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो 99वें संविधान संशोधन के द्वारा अभिखंडित कर दिया गया, सही बात है। तो पहला गलत है, इसमें दूसरा सही है, तो केवल 2। वर्ष 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 329 के इसको जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसे 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा निरसित कर दिया गया। तो कथन 1 गलत हो गया ये। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2004 में। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दे दिया गया है 2015 में। तो दूसरा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। इससे संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो 99 में जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसको क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगला है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन ने प्रतिबंध लगाया? तो ये 42वां संविधान संशोधन आया, इसके द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगा है। तो संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है ये आया था 1985। इसके माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसके द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं। तो इसमें बाद में भी जो है संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट है निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। भारत में राजनीतिक दलों में से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया इसको। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो प्राधिकृत हिंदी पाठ को, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो ये 58वां संविधान संशोधन था जो कि 1987 में हुआ था। इसके द्वारा अधिकृत किया गया था प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए। तो भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान का भाग है 22। इसके शीर्षक में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया और अनुच्छेद 394 के इसको अंतः स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया। तो हिंदी में प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया 58वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? मतदाता की आयु को घटा दिया गया, 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका आर्टिकल नंबर भी याद रखिए 326।
इसमें संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से ये प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 18 वर्ष की आयु 28 मार्च 1989 से। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन से संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? तो इसको बनाया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हुआ था 1991 में, ठीक है। और ये प्रभावी कब से हुआ? 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ ये। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और इसके प्रति उत्तरदायी एक मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो 69वां संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ 1991 में। अगला भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? मतलब 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 79वां संविधान संशोधन पूछे तो याद रखना है ये किससे संबंधित है? विधानसभाओं में। लोकसभा और राज्य विधानसभा जो है इसके अंदर अनुसूचित जाति, एससी और एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1999 के अंदर, ठीक है। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 ईस्वी में संशोधन किया गया। कौन से आर्टिकल में? 334 के अंदर। मतदाता की आयु घटाई गई 326 आर्टिकल में संशोधन करके, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था की जो अवधि है इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन 2009 इसके द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 10 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया था। इसके बाद में 95वां संविधान संशोधन हुआ 2009 में, फिर वापस इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। फिर 104वां संविधान संशोधन हुआ, इसको फिर पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। तथापि एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन को निष्प्रभावी कर दिया गया है, लेकिन इसको 10 वर्ष रिजर्वेशन को बढ़ाए जा रहे हैं और 80 वर्ष का बढ़ा दिया गया है, मतलब प्रारंभ से लेके, और ये प्रभावी रहेगा 25 जनवरी 2030 तक। अगला है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 79वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा किया गया है इसको, ठीक है। अगला है संविधान का 93वां संशोधन किससे संबंधित है? 93वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित, ठीक है। तो 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। तो ये विधेयक 2001 इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इसके रूप में जाना जाता है। इसको किसके रूप में जाना जाता है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित किया गया और राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित, मतलब 45 को हटाया गया और 21 क को अंतः स्थापित किया गया और मूल कर्तव्य में एक नया खंड 51 क जोड़ा गया,
यह संविधान संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार लागू किया 2010 से। तो ये है 2002 का अधिनियम। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002, ठीक है, इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। तो और इसी दिन केंद्र सरकार के बजट में अधिसूचित किया गया इसको। लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के जो अधिकार है इसको वर्ष 2009 में संसद के द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों के अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 याद रखना है, तब से लागू किया गया है शिक्षा का अधिकार। अगला, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 21A को। 45 जो नीति निर्देशक तत्व था 45वें आर्टिकल के अंदर, तो इसको हटा दिया गया और 21K को नया जोड़ा गया। ठीक है, अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग है, इसको कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों के अंदर बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 अलग अलग निकायों में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क, इसमें क्रम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग तो है 338 के अंदर, और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग है 338 के अंदर। अगला है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का जो आकार है क्रम से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियमों में है ये? तो ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम में है। वर्ष 2003 तक मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की जो संख्या है इसके संदर्भ में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 के अंदर अधिनियमित हुआ 91वें संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 इसमें संशोधन किया और केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक, तथापि राज्य में 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं और 10वीं अनुसूची के तहत निर्हित संसदन के किसी सदस्य को मंत्री परिषद के लिए भी निर्हित किया जा सकता है, किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है, ठीक है, लोकसभा अथवा विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसके अधिकतम 15% तक ही होनी चाहिए, ध्यान रखना है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के, लोकसभा के जो कुल सदस्य है उसके 15% पर सीमित कर दी गई? तो ये कर दी गई 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतलब लोकसभा में जो कैबिनेट मंत्री होंगे ना, केंद्रीय मंत्री, वो होंगे कुल सदस्य जो है लोकसभा के सदस्य उसके 15% तक। अगला है निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने वाला कौन सा संविधान संशोधन है? तो 91वां संविधान संशोधन करता है संशोधित।
संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है? तो कौन से संशोधन के अंतर्गत दिया गया है 27% का रिजर्वेशन? तो ये दिया गया है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम यह है 2005 और इसके अंतर्गत ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 के अंदर खंड 5 जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1) को कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध करके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी शामिल है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, जो अनुच्छेद 31 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है, विधि के द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। अगला है 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो 2012 में हुआ था ये 97वां संविधान संशोधन। तो इसमें ये कौन सा विषय है इससे संबंधित? तो ये है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। तो ये संबंधित है 97वें संशोधन के विषय से संबंधित। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के खंड C में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) में सहकारी समितियों का संवर्धन और अनुच्छेद और भाग है 9(a) के बाद 9(b) में यानी अनुच्छेद 243(ZH) से लेके ZT जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन और कार्य संचालन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये किया गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली इसको 2012 में और ये जो है अधिनियम था 2011 में। ठीक है, बिल था 2011 में और अधिनियम बन गया 2012 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो 19(1) में जोड़ा गया 2011 का जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2011 का, उसके द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ZJ) इसके अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 243(ZJ) के अनुसार इनकी संख्या हो सकती है 21। ठीक है, तो ZJ इसके अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किए जाएं, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 21 से ज़्यादा निदेशकों की संख्या नहीं हो सकती सहकारी समितियों के। उल्लेखनीय है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 इसके द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? GST। तो GST का प्रावधान कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम करता है? तो ये करता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और ये है 2016 का। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन है, ये GST का प्रावधान करता है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 के अंदर प्रभावी हुए थे और भारत में माल और सेवा कर का शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो विभिन्न प्रावधान तो स्टार्ट हुए थे कब से? सितंबर 2016 से और शुभारंभ हुआ था इसका कब? 1 जुलाई 2017 से GST का।
अगला है अधिनियम और संशोधन, इसको मैच करना है। ये है संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006, 95वां 2009, 96वां 2011 और इसके बाद में 103वां 2019। तो 94वां संशोधन अधिनियम 2006 इसके द्वारा किया गया अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2009 के अंदर, इसमें 334 के अंदर संशोधन किया गया। इसके बाद में है 96वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और इसके बाद में 103वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये सारे मैच है। 94वां 164 में संशोधन, 95वां 334 में संशोधन, 96वां 8वीं अनुसूची में संशोधन और 103वां अनुच्छेद 15 में संशोधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो ये दी थी 105वें संविधान संशोधन को 18 अगस्त 2021 को। तो संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के द्वारा 10 अगस्त 2021 को और राज्यसभा के द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया और इसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविधान 105वां संविधान अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है, ये विधेयक तो कौन सा था? 127वां संशोधन विधेयक, और अधिनियम कौन सा बना है? 105वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा संविधान का अनुच्छेद है 342A, इसमें संशोधन करके राज्य और संघीय क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल कर दिया गया है। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338B और 366 में तत्संबंधी अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। तो अभी हाल ही में जो रिसेंट संविधान संशोधन हुआ है वो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा क्या किया गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने का अधिकार है ये बहाल कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करना है, उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो पहले नंबर पे हुआ गोलकनाथवाद। ठीक है, ये हुआ था 1967 में। ठीक है, इसके बाद में हुआ केशवानंद भारती वाद, ये हुआ था 1973 में। इसके बाद में हुआ 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1971 में। इसके बाद में हुआ केशवानंद भारती वाद 1973 में और 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 24वां हुआ 71 में, केशवानंद भारती वाद हुआ 73 में और गोलकनाथ वाद हुआ 1967 में। निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो पहली बार संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसको सीमित कौन से वाद की वजह से किया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये है 1967 का केस। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस का महत्व क्यों है? तो इसका महत्व है कि ये उच्च न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है इसके द्वारा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये है 1973 का वाद। ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधि मान्यताओं को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संविधान की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है। मतलब संसद को शक्ति तो है, लेकिन इसके बाद अगर आप संशोधन करते हो तो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो किस में स्पष्ट किया है? तो केशवानंद भारती विवाद में किया है। ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है जिसे समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर उनको आप समाप्त कर दोगे तो संविधान का मूल ढांचा ही समाप्त हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 इसके अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधारिक या मूलभूत लक्षण हैं जिसका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त प्राधिकारों को सीमित करता है। तो कौन सा संविधान प्रावधानित करता है ये? तो ये करता है 25वां संविधान संशोधन। तो 25वें संविधान संशोधन है 1971। इसके द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद है 31C। ठीक है, 31 गे इसको बोल देंगे अपन। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया कानून उस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ठीक है, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के सभी नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 15 व 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दूसरा है मिनर्वा मिल्स वाद, ये हुआ था 1980। इसके निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो केवल इसमें दो सही है, पहला गलत है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसके तहत अनुच्छेद है 31 ग का विस्तार करके राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। ठीक है, किसका विस्तार किया गया? अनुच्छेद 31 ग का विस्तार करके उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 व 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 ख और ग में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। ठीक है, तो 39 ख और ग में जो भी है उसको के अधीन है, मतलब ये 14 और 19। तो इसलिए जो है ये इन पर प्रभावी है। 39 ख और ग यानी नीति निर्देशक तत्व प्रभावी है मूल अधिकारों पर, यह संवैधानिक है एक तरीके से। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निश्चित कर दिया गया। तो कथन एक गलत है, दूसरा सही है। सिक्किम एक नया राज्य बना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना सिक्किम? तो ये बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान का जो 45वां संशोधन हुआ 1974 और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो सिक्किम कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था इंडिया का। और अनुच्छेद 371 F इसके तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध कौन से आर्टिकल में किए गए हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 371 F में निम्नलिखित
कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही नहीं है बताने हैं। तो 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बना था, ये गलत है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, इसमें इसके मुख्य निवासी लेपचा लोग हैं, तो तीनों ही गलत है इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन। 36वें संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेपचा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। तो ऑप्शन में पूछा था कौन से सही है, तो तीनों सही है ये, ठीक है। 1975 में ये अंग बना, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है और इसके मुख्य निवासी कौन है, लेपचा लोग। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 53वां संविधान संशोधन ये था 1986, वो तो बना था 1975 में सिक्किम, और ये मिजोरम बनाया कब, 1986 में। इसके द्वारा मिजोरम को भारतीय राज्य के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 371G, इसके तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। सिक्किम के संबंध में किए गए हैं 371F में और G में किए गए हैं मिजोरम के संबंध में। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था, ठीक है। इससे पहले कौन था, इससे पहले 1975 में बना था सिक्किम, इसके बाद में बना मिजोरम। संविधान के 98वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंध है, 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो यह है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। और तो संविधान का जो 98वां संविधान संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली के द्वारा वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ये अरुण जेटली ने पेश किया था, ठीक है, ये विधेयक, और इसको पेश किया गया था लोकसभा में। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJC की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए थे 98वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, लेकिन मई 2004 में 13वीं लोकसभा का भंग होने के कारण ये विधेयक व्यपगत हो गया था। भारत के 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है, 2013 तक तो कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है, तो ये हो चुका था उस टाइम तक 98 संविधान संशोधनों का। तो 13 तक 98 का हो गया था, और अगस्त 2021 तक की बात करें तो 105 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है। तो ये थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।